हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमर के बेस्ट। चलिए देख लेते हैं जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन जो मैंने कराए थे लास्ट वीडियो में, उनके जो रिमेनिंग क्वेश्चन बाकी हैं उनको कर लेते हैं आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप इज गिवन एज। तो इसका आंसर बताना है आपको क्या होगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। देख लीजिए आप। सी ओ पी रेफ्रिजरेटर इजकल टू 2 सी ओ पी हीट पंप। बी ऑप्शन देखिए, सी ओ पी हीट पंप इजकल टू सी ओ पी रेफ्रिजरेटर। सी ओ पी रेफ्रिजरेटर इजकल टू सी ओ पी हीट पंप -1। और डी ऑप्शन देखिए, सी ओ पी रेफ्रिजरेटर इजकल टू सी ओ पी हीट पंप +1। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, सी ओ पी रेफ्रिजरेटर इजकल टू सी ओ पी हीट पंप -1। तो जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो होता है सी ओ पी हीट पंप इज इक्वल टू सी ओ पी रेफ्रिजरेटर +1। अब यहाँ पे सी ओ पी है क्या? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है डिज़ायर वर्क अपॉन वर्क इनपुट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वेंचुरीमीटर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ। तो यहाँ पे देखिए वेंचुरीमीटर क्या मेजरमेंट करता है? प्रेशर, डिस्चार्ज, वॉल्यूम या वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्चार्ज। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो क्या क्या मेजर करते हैं। देखिए जैसे हाइड्रोमीटर है वो डेंसिटी को मेजरमेंट करता है, हाइग्रोमीटर है वो ह्यूमिडिटी को मेजरमेंट करता है, और ऑरिफिस मीटर है वो डिस्चार्ज को, रोटामीटर भी डिस्चार्ज को करता है, वेंचुरीमीटर भी डिस्चार्ज को करता है। पिटोट ट्यूब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादातर पूछा जाता है, तो ये करता है वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। करंट मीटर को देखिए, करंट मीटर करता है वेलोसिटी ऑफ ओपन चैनल। बैंड मीटर करता है डिस्चार्ज को। हॉट वायर एनीमोमीटर होता है वेलोसिटी ऑफ एयर एंड गैस। तो हॉट वायर एनीमोमीटर करता है वेलोसिटी ऑफ एयर एंड गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो 28 क्वेश्चन देखिए, ऑन विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये पूछा गया है कि टेम्परेचर बेस्ड कौन सा थर्मोडायनेमिक लॉ है, तो बताइए फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ, सेकंड लॉ या थर्ड लॉ। आप सभी जानते हैं। देखिए जीरोथ लॉ होता है वो टेम्परेचर बेस्ड होता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ होता है वो इंटरनल एनर्जी को शो कराता है, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ऑप्शन में देखिए एनर्जी भी आती है। ठीक है, और इंटरनल एनर्जी जहाँ ऑप्शन होगा वही करेक्ट होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो आता है फॉर्मूला होता है वो डी क्यू इजकल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। अब सेकंड लॉ क्या मेजरमेंट करता है? वो करता है एंट्रोपी को। एंट्रोपी क्या होती है? डी एस, फॉर्मूला क्या होता है? डी एस इजकल टू डी क्यू अपन टी। तो यहाँ इसका जो 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ होता है टेम्परेचर बेस्ड, जैसे थर्मोमीटर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए 29 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होते हैं। तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है जो घिसता नहीं है। तो टी आई जी वेल्डिंग, एम आई जी वेल्डिंग, मैनुअल आर्क वेल्डिंग, ये समझ आर्क वेल्डिंग। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा टी आई जी वेल्डिंग। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो यहाँ पे जो टी आई जी वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड यूज होता है वो टंगस्टन का होता है। ठीक है, यहाँ पे इनर्ट गैस यूज होती है हीलियम तथा आर्गन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 30 क्वेश्चन क्या है। एक टूल सिग्नेचर कंसिस्ट ऑफ। तो टूल होता है हमारा बेसिकली, तो उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं? ठीक है, 2 एलिमेंट होता है, 5 एलिमेंट होते हैं, 4 एलिमेंट होता है, 7 एलिमेंट होता है। तो आपको ये बताना है। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा 7 एलिमेंट। ठीक है, इसका देख लेते हैं क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे 10, 20, 7, 6, 8, 15 या 2 इस पूछ लिया जाए कि 20 का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए सारे एंगल जो लिखे हैं वो क्या क्या है। बैक रैक एंगल होता है सबसे पहले, उसके बाद साइड रैक एंगल, उसके बाद एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल और नोज रेडियस। ठीक है, मैं आपको टूल दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ बेसिकली होते हैं 7 एलिमेंट। ठीक है, ओके। यहाँ देखिए ये होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो यहाँ पे जो इसके एलिमेंट दिखाए गए हैं, साइड रेक एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, फेस होता है, रेडियस भी होती है नोज रेडियस, कटिंग एज, बैक रेक एंगल होता है, तो साइड रिलीफ एंगल होता है, और क्लेंस और एंड रिलीफ एंगल भी होता है। तो मैं आपको ये बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ 31 क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग metal by a cutting which is rotated against the direction of travel of work piece is called। तो डायरेक्शन के जो अगेंस्ट होता है वो कौन सी कटिंग होती है, आप बताइए। जैसे एंड मिलिंग होता है, डाउन मिलिंग होगा, फेस मिलिंग होगा या अप मिलिंग होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अप मिलिंग होगा। देखिए जैसे देखिए इसमें अप मिलिंग में देखिए जो टूल कटिंग कर रहा है वो डायरेक्शन के अपोजिट कर रहा है, ठीक है। फीड जो दी जा रही है वो उसके अपोजिट दी जा रही है। और डाउन मिलिंग में क्या है, डाउन मिलिंग में देखिए जो फीड दी जा रही है वो कटिंग के उसी डायरेक्शन में दी जा रही है, सेम डायरेक्शन में। देखो ये इसका अलग अलग मीन्स होता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज ए पूल ऑफ मोल्टेन मेटल यूज। तो यहाँ पे जो पूल बनता है, किस वेल्डिंग में पूल ऑफ मोल्टेन मेटल बनता है, यहाँ पे जो कौन सी वेल्डिंग होती है ये। तो इलेक्ट्रोस्लैग, सबमर्ज आर्क या एमआईजी या टीआईजी, आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी आंसर हो जाएगा, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ ये सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। ये देखिए सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोड है वो ड्राइव रोल्स के द्वारा चला जाता है, ठीक है। डीसी पावर सप्लाई यूज़ करी जाती है, इलेक्ट्रिक वायर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो रेड कलर का जॉन है, रेड कलर का जो जॉन है वो वेल्डिंग पूल है, ठीक है। तो यही पूछा जाता है कि कौन सी वेल्डिंग में वेल्डिंग पूल बनता है, तो ये सबमर्ज आर्क वेल्डिंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर इज। यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट बताना है टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे कितना होता है, 273 केल्विन, 273.14 केल्विन, 273.15 केल्विन या 273.16 केल्विन। तो यहाँ पे ये बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्टली आंसर इसका हो जाएगा 273.16 केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट और देख लेते हैं ट्रिपल पॉइंट और क्या क्या है। देखिए ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस और 273.16 केल्विन होता है। ये अगर आंसर में दिया जाएगा तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। 0.01 डिग्री सेल्सियस भी आंसर आ सकता है इसका, ऑप्शन में दे आप तो लगा देना इसको। उसके बाद 273.16 केल्विन भी हो सकता है। ट्रिपल पॉइंट प्रेशर भी होता है। तो ट्रिपल पॉइंट प्रेशर क्या होता है, 0.00611 बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए ट्रिपल पॉइंट इन पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम में प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम में रिप्रेजेंट करता है ट्रिपल पॉइंट, वो लाइन से करता है, ठीक है। और ट्रिपल पॉइंट ऑफ पीटी डायग्राम मतलब प्रेशर और टेम्परेचर डायग्राम वो पॉइंट से करता है। तो आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। ट्रिपल पॉइंट बताऊँगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से बता दूंगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34। द प्रोसेस ऑफ स्केवेंजिंग इज रिलेटेड टू। तो स्केवेंजिंग होता क्या है बेसिकली, देखिए इसको इसका आंसर पहले बताना है। टू स्ट्रोक इंजन के लिए होता है, फोर स्ट्रोक इंजन के लिए होता है, गैस टरबाइन के लिए या कंप्रेसर के लिए होता है। तो स्केवेंजिंग होता है जो, इसका आंसर जो होगा वो टू स्ट्रोक इंजन होगा, ठीक है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो स्केवेंजिंग समझ लीजिए, स्केवेंजिंग है क्या, टू स्ट्रोक इंजन में जो बर्न गैस होती हैं, बर्नट गैस होती हैं, जली हुई गैस होती हैं, उनको बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको स्कैवेंजिंग प्रोसेस बोलते हैं। इससे क्या होता है, इसकी जो इंजन की इफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देख लेते हैं 35 क्वेश्चन क्या है। PERT और CPM-R। तो पर्ट और CPM क्या होते हैं, एनालिटिकल मेथड होता है या ग्राफिकल मेथड होता है या इंस्पेक्शन में टेक्निक होता है या टेक्निक नेटवर्क टेक्निक होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नेटवर्क टेक्निक, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं पर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। पर्ट का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक है। और CPM का फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। तो जो पर्ट होता है वो होता है इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक होती है, और CPM होता है वो होता है एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक। तो ये आपको ये याद रखना है। पर्ट क्या होता है, इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक होता है, और CPM होता है एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक। और दोनों जो विधि होती हैं या दोनों जो प्रोसेस होती हैं वो होती है नेटवर्क टेक्निक मेथड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 क्वेश्चन क्या है। 36 क्वेश्चन देखिए। ए सबमर्ज बॉडी विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ द सेंटर एंड ग्रेविटी इज, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज। तो यहाँ पे देखना है सबमर्ज बॉडी के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम किस कंडीशन में होता है। बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ बायोन्सी,
above the center of buoyancy, coinciding with the center of buoyancy और none of these। तो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी एम और बी से नीचे होता है, ठीक है, बिलो होता है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और जब जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एम और बी से ऊपर होता है या एबव होता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए वो हो जाएगा बिलो द सेंटर ऑफ बायोन्सी। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको शो करा दिया है, देखिए यहाँ पे जी विल लाइज बिलो जी एम और बी से, एम फॉर मेटा सेंटर और बी फॉर सेंटर ऑफ बायोन्सी। ठीक है, इससे नीचे है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और एम और बी से अगर ऊपर है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और जी एम और बी के एक अंतर पे ही हैं, ठीक है, तीनों एक ही साइड में ही हैं, तो हो जाएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 37 क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कर रहा है, यूलर इक्वेशन इन द डिफरेंशियल फॉर्म फॉर द मेंशन ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय। तो यहाँ पे जो आंसर आपको बताना है क्या होगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, आप देख लीजिए क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पी अपॉन रो प्लस जी डॉट डी जेड प्लस वी डी वी इजकल टू जीरो। ठीक है, ये इसकी यूलर इक्वेशन होती है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए 38 क्वेश्चन, बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अजम्पशन पूछ रहा है इसका, द बर्नौली इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग। बी ऑप्शन देखिए, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज यूनिफॉर्म अक्रॉस एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप। सी ऑप्शन देखिए, नो क्रॉस एक्सेप्ट ग्रेविटी एक्ट्स ऑन द फ्लूइड, और ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज गिवन बाय। तो स्पेसिफिक स्पीड सेंट्रीफ्यूगल पंप की बतानी है, स्पेसिफिक स्पीड। तो यहाँ पे देखिए एन रूट क्यू अपॉन एस एच की पावर 2/3, एंड बी ऑप्शन देखिए एन रूट क्यू एच की पावर 3/4, या एन रूट क्यू अपॉन एच, या एन रूट क्यू अपॉन एच की पावर 5/4। तो इसका जो पंप के केस में जो स्पेसिफिक स्पीड होती है वो होती है एन रूट क्यू एच की पावर 3/4। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और देखिए टरबाइन के केस में भी पूछा जाता है, तो टरबाइन के केस में क्या होता है, एन रूट पी अपॉन एच की पावर 5/4। याद रखना है, पंप के केस में एन रूट क्यू अपॉन एच की पावर 3/4 पंप के लिए, और टरबाइन के लिए क्या होगा, एन रूट पी अपॉन एच की पावर 5/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग इज कट इनटू टू हाफ्स, ठीक है, हाफ्स, द स्टिफनेस ऑफ द रिजल्टिंग स्प्रिंग विल बी। तो जैसे कोई कंप्रेशन स्प्रिंग है उसको दो पार्ट में, हाफ हाफ पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है, तो उसकी स्टिफनेस बतानी है। स्टिफनेस एक प्रॉपर्टी होती है, तो स्टिफनेस बतानी है कि उसकी दोनों की स्टिफनेस अलग अलग होगी या सेम होगी या डबल हो जाएगी, या 1/2 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा डबल। ठीक है, इसकी स्टिफनेस हो जाएगी, दोनों पार्ट की अलग अलग स्टिफनेस हो जाएगी। ठीक है, दोनों पार्ट जब तोड़ेंगे स्प्रिंग के तो दोनों की स्टिफनेस होगी वो अलग अलग होगी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगी बी, डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्प्रिंग से लिया गया है। तो देखिए 41 क्वेश्चन, टू क्लोजली कॉल्ड हेलिकल स्प्रिंग विद स्टिफनेस K1 एंड K2, स्टिफनेस दिया गया K1 K2 और रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में जोड़ा गया है। ठीक है, तो देखिए द स्टिफनेस ऑफ द इक्विवेलेंट स्प्रिंग इज गिवन बाय। तो इसका आंसर बताना है K1 K2 अपन K1 प्लस K2। बी ऑप्शन देखिए K1 माइनस K2 अपन K1 K2, और सी ऑप्शन देखिए K1 माइनस K2 अपन K1 प्लस K2, और डी ऑप्शन देखिए K1 प्लस K2 अपन K1 K2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन में क्या होगा, K1 K2 अपन K1 प्लस K2। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि स्प्रिंग जो सीरीज में जोड़ी जाती है और पैरेलल में जोड़ी जाती है वो क्या क्या होती है। देखिए यहाँ देखिए स्प्रिंग इज सीरीज, सीरीज में जो स्प्रिंग जोड़ी जाती है वो जोड़ी जाती है 1/k इक्वल 1/K1 प्लस 1/K2। और यहाँ पे जो इक्विवेलेंट के का मान जो निकालेंगे वो एलसीएम लेके आप निकाल सकते हैं। जैसे 1/k इक्वल टू K1 K2 को एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा K1 प्लस K2 अपन K1 प्लस K2, K1 K2 नीचे। तो जहाँ से के का मान निकालेंगे 1/k से तो अपोजिट हो जाएगा K1 K2 अपन K1 प्लस K2, यही आपके ऑप्शन ए ऑप्शन में था। ठीक है, और स्प्रिंग इज पैरेलल, पैरेलल स्प्रिंग में क्या होता है K इक्वल टू K1 प्लस K2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 42, द बेंडिंग इक्वेशन इज, तो बेंडिंग इक्वेशन देखना है यहाँ पे। ए ऑप्शन देखिए, एम अपॉन आई इजकल टू सिग्मा अपॉन वाई इजकल टू ई अपॉन आर। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, द बेंडिंग इक्वेशन कौन सी होती है, बेंडिंग इक्वेशन बतानी है आपको। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, देख लीजिए आप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एम अपॉन आई इजकल टू सिग्मा अपॉन वाई इजकल टू ई अपॉन आर। ठीक है, ये होती है बेंडिंग इक्वेशन। ठीक है, और टॉर्जनल इक्वेशन होती है टी अपॉन जे डी जीटा अपॉन एल टाउ अपॉन जे। ठीक है, तो ये यहाँ पे टॉर्जनल इक्वेशन अलग होती है और बेंडिंग इक्वेशन अलग होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वी बेल्ट के बारे में पूछा गया है। द इंक्लूड एंगल फॉर द वी बेल्ट इज यूजली, तो वी बेल्ट में जो एंगल यूज किया जाता है वो क्या होता है, 10 to 20 या 20 से 30 या 30 से 40 या 60 to 80। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी आंसर हो जाएगा, सी 30 से 40। ठीक है, 30 to 40 डिग्री। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि वी बेल्ट यूज़ किस लिए की जाती है। यहाँ देखिए कुछ पॉइंट हैं वी बेल्ट के बारे में। तो वी बेल्ट जो यूज़ की जाती है वो ग्रेट अमाउंट ऑफ पावर टू बी ट्रांसमिटेड, मतलब ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन के लिए इसको वी बेल्ट को यूज़ किया जाता है। इसका जो इंक्लूड एंगल होता है वो 30 से 40 होता है। ठीक है, आपको एंगल में भी दिखा दूंगा। और यहाँ पे अगर रोप पुली की बात करी जाए, रोप ड्राइव की बात करी जाए, तो वहाँ पे जो एंगल होता है द ग्रूव एंगल ऑफ द पुली फॉर द रोप ड्राइव इज़ यूजली 45। ठीक है, 45। तो यहाँ देखिए वी बेल्ट पर्टिकुलरली सूटेबल फॉर शॉर्ट ड्राइव, तो शॉर्ट ड्राइव के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। देखिए ये है वी बेल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वी बेल्ट का। देखिए ये है जो शॉर्ट ड्राइव के लिए यूज़ की जाती है, इसका जो एंगल होता है, ग्रूव एंगल होता है, वो होता है 30 से 40 डिग्री। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, ये बॉटम में टच नहीं करती है, साइड बाई साइड टच करती है। आप देख सकते हैं इसे वी बेल्ट में। ठीक है, इसका जो एच डी का फिगर है ये वी बेल्ट का, तो इसमें देख सकते हैं कि जो वी बेल्ट है उसका क्रॉस सेक्शन वो बॉटम पे टच नहीं कर रहा है। ठीक है, साइड बाई साइड टच कर रहा है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ स्पाइरल गियर इज, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। ठीक है, जो आंसर बताएगा उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम डिस्प्ले पर लिख दूंगा कि इन्होंने इसका आंसर बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रैंकाइन फार्मूला होल्ड गुड फॉर, तो रैंकाइन फार्मूला किसके लिए यूज़ होता है। ये कॉलम से लिया गया है, सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। तो शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम, या वीक कॉलम। तो आपको मैं बता दूं कि रैंकाइन फार्मूला होता है वो बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम के लिए यूज़ किया जाता है। और एक यहाँ पे यूलर फार्मूला और पूछा जाता है, यूलर फार्मूला वो किसके लिए होता है। तो यूलर फार्मूला होता है वो ओनली फॉर लॉन्ग कॉलम के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन तैयार हो जाने चाहिए आपको। जैसे रैंकाइन फार्मूला पूछेगा तो बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम, और यूलर फार्मूला पूछा है कि किसके लिए होता है, तो वो होता है ओनली फॉर लॉन्ग कॉलम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46, इन ए बीम where shear force diagram sign the bending moment will be, तो जहाँ पे साइन चेंज होते हैं, शेयर फोर्स साइन चेंज होता है, वहाँ बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, तो आपको बताना है जीरो, मिनिमम, मैक्सिमम या इन्फाइनाइटी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर होगा मैक्सिमम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर ऑकर्स इन, ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवर हैंगिंग बीम और फिक्स बीम। तो बेसिकली इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ओवर हैंगिंग बीम। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता क्या है बेसिकली, तो होता है द पॉइंट वेयर द बेंडिंग मोमेंट चेंज इन साइन और जीरो, कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है और ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ठीक है, तो ये ज़्यादातर ओवर हैंगिंग बीम में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन देखिए, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल डिपेंड्स अपॉन, तो एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल किस पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर लिमिट, प्रेशर रेशियो, वॉल्यूम ऑफ कंप्रेशन रेशियो, कट ऑफ रेशियो एंड कंप्रेशन रेशियो। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा टेम्परेचर लिमिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए 49 क्वेश्चन देखिए, स्टर्लिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ। तो स्टर्लिंग साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? टू कांस्टेंट वॉल्यूम और टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। बी ऑप्शन देखिए, टू कांस्टेंट वॉल्यूम और टू आइसोथर्मल प्रोसेस। सी ऑप्शन में टू कांस्टेंट प्रेशर टू आइसेंट्रोपिक। और डी ऑप्शन देखिए, वन कांस्टेंट वॉल्यूम वन कांस्टेंट प्रेशर एंड टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें होता है टू आइसोथर्मल और टू कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, स्टर्लिंग साइकिल में। तो इसका बी ऑप्शन में देखिए, टू कांस्टेंट वॉल्यूम और टू आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिवेट इज स्पेसिफाइड बाई। तो रिवेट को स्पेसिफाइड किससे किया जाता है? सैंक डायमीटर, लेंथ ऑफ रिवेट, टाइप ऑफ हेड, लेंथ ऑफ ट्रायल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा शैंक डायमीटर। ठीक है, ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ आपको, लास्ट लेक्चर में, पार्ट 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन एवरेज वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज। तो एवरेज वैल्यू जो वेलोसिटी कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की होगी वो कितनी होगी? कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो होगी 0.97। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन होगा, 0.97। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर, जो भी है। सी डी देखिए, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, इसकी वैल्यू होती है 0.61 से लेकर 0.65 तक। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.61 से लेकर 0.69। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी 0.95 से लेकर 0.99। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सी डी इज इक्वल टू। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका बताइए, सी सी इंटू सी बी होगा, सी सी इंटू सी आर, या सी बी इंटू सी आर, या सी सी अपॉन सी आर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए इज़ द करेक्ट आंसर। सी डी इज इक्वल टू सी सी इंटू सी बी। सी डी इज कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंटू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, चलिए यहीं पे ये वीडियो समाप्त होता है। और प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, जय हिंद।